तो अब हम पढ़ेंगे समानताएं, असमानताएं और विभाजनों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड डिविजन्स कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका का ही उदाहरण दिया गया है। हमने पहले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं और फिर कैसे अंत में वो जो है उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे थे वो सॉल्व हो गए थे। बट श्रीलंका में कैसे अंत में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो बेल्जियम में अलग-अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग-अलग रूप में सामने आती है। तो देखा जाए तो हर देश में ज़्यादातर ये पाया गया है कि अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और सामाजिक विविधता रहती ही है, जिसे सोशल डाइवर्सिटी कहा जाता है। जैसे आप भारत देश का ही उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर भी कई समाज के लोग रहते हैं और सबके बीच में अलग-अलग टाइप की भाषा बोलने वाले, अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी सामाजिक विविधता दिखाई देती है। और अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, जो सामाजिक विभाजन है, वह जन्म के आधार पर होता है। यह हमारे हाथ में नहीं होता। हम जन्म लेकर ही जैसे किसी एक समाज में पैदा हो रहे हैं, तो हम उसी समाज का हिस्सा बन जाते हैं। तो जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को लेकर हम कैसे आगे जाकर लोग हम पर उँगली उठा सकते हैं, लोगों में लड़ाई हो सकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। रोज ही हमें देखने को मिलता है कि कैसे अलग-अलग समुदाय के लोग, अलग-अलग समाज के लोग अपने समाज में ही रहते हैं और कई बार वह दूसरे समाज के साथ घुल-मिलते नहीं हैं। पर कई बार हमें यह भी देखने मिलता है कि जो अलग-अलग समाज के लोग हैं, वह एक साथ मिल-जुल कर रहते हैं। हम अपने आस-पास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग-अलग है। उनकी शारीरिक क्षमताएँ या अक्षमताएँ अलग-अलग हैं। मतलब देखा जाए दोस्तों, तो सभी अपने आप में अनोखे हैं। कुछ सामाजिक विभाजन हमारी पसंद के आधार पर होते हैं। हमने पहले पढ़ा कि कुछ सामाजिक विभाजन जो है वो हमारे जन्म के आधार पर होते हैं। अब कुछ जो है वह हमारी पसंद के आधार पर होते हैं। यानी कि हमको वो चूज़ करने का मौका दे दिया जाता है कि आप खुद चुन लीजिए कि आप जो है किस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये होता है धर्म के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, तो ये जो है ये किसी भी धर्म का का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ये नास्तिक लोग होते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो हिंदू हैं, कुछ हैं मुसलमान हैं और कई लोग होते हैं जो पैदा मुसलमान खानदान में होते हैं, लेकिन फिर कन्वर्ट करके हिंदू बन जाते हैं या बुद्धिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो है वो इंसानों के ऊपर वो अपनी स्व इच्छा से ये सारी चीज़ें करते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। जो हर सामाजिक विविधता विभिन्नता मतलब समाज में जितने भी डिफरेंसेस हैं, वो ज़रूरी नहीं कि डिवीज़न हो जाए समाज का उससे, समाज में विभाजन हो जाए। सामाजिक विभिन्नताएँ समान लोगों को एक-दूसरे से विभाजित करती हैं, लेकिन यह अलग-अलग तरह के लोगों को एक साथ भी करती हैं। उदाहरण के लिए, एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। अब देखिए दोस्तों कि बात ये है कि अगर मैं एक धर्म को मानती हूँ, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें भी और अंदर डिविजन्स नहीं है। जैसे बहुत सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग-अलग जो डिफरेंसेस आते हैं, जो डिविजन्स हैं हमारे, ये और हिंदू धर्म के भीतर आ जाते हैं। तो हो सकता है कि मेरा धर्म एक हो पर मेरी जाति अलग हो, तो इसलिए ये काफ़ी डिफरेंसेस हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस के बारे में। तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, मतलब उनसे सुप्रीम हो जाते हैं। उन पर उनका ज़्यादा असर होता है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक समाज है जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं होते समृद्ध, गरीब हैं, गरीबी काफ़ी छाई हुई है। तो वहाँ पर इस तरह का विभाजन होने की ज़्यादा आशंका है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आम तौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों।
हमारे देश में भी जो है दलित लोग हैं वो आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। तो ऐसे में हमें उनको इक्वल राइट्स देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है। दोस्तों हम अगर बड़े-बड़े शहरों में देखें तो फिर हमें शायद ये सब हमें आस-पास देखने को उतना ना मिले, जितना अगर हम छोटी जगहों पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को भी ये महसूस होने लगता है कि वो जो है वो दूसरे समुदाय का हिस्सा है, तो ऐसे में सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब सोशल डिवीजन। किसी एक मुद्दे पर कई समूह की नजरिए एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं किसी एक समूह से बिलोंग करती हूँ और मेरा कोई एक नजरिया है किसी एक मुद्दे पर, वह सबसे मैं अपने समूह से अग्री कर रही हूँ कि हाँ, मेरा भी यही नजरिया है, सेम नजरिया है, एक जैसा। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे मुद्दे पर मेरा नजरिया जो है वो अलग हो मेरे समूह के लोगों से। तो ये जो है आशंका बनी रहती है इसकी। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड्स दोनों ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई समुदाय में बटे हैं। अब जो ईसाई समुदाय है, उसमें 2 और सेक्ट्स हैं, पंथ हैं। तो एक हो गया हमारा प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक। तो जो उत्तरी आयरलैंड है और नीदरलैंड्स है उस उन दोनों जगहों पर ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जनसंख्या है। तो उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जनसंख्या है, उसमें इन दोनों के बीच में समृद्धि जो है, आर्थिक समृद्धि हो गई या फिर एजुकेशन को लेके जो भी समृद्धि है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो इस चक्कर में वहाँ पर काफ़ी अंतर आ गए हैं इन दोनों समुदायों के बीच में। जबकि नीदरलैंड में बिल्कुल उल्टी स्थिति है, क्योंकि इन दोनों समूहों की वित्तीय स्थिति समान है। मैंने मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन दोनों एक समान है इन दोनों समूहों की वहाँ पर। जर्मनी और स्वीडन जैसे स्वरूप समाज में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। अब स्वरूप समाज क्या होता है, होमोजेनियस सोसाइटी, इसके बारे में परिभाषा आगे स्लाइड में दी गई है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो स्वरूप समाज वो होता है जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग मौजूद नहीं होते हैं, वहां पर एक ही समुदाय होता है और उसी के लोग होते हैं। तो इसलिए उसे स्वरूप यानी एक जैसा होमोजेनियस समाज कहा जाता है। फिर प्रवासी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि जर्मनी और स्वीडन जहाँ पर स्वरूप समाज मतलब होमोजेनियस सोसाइटी है, वहाँ पर भी अब डिफरेंस आने लग गया है। वहाँ पर जो है माइग्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब प्रवासी, दूसरे देश से आने वाले लोग जो इस देश में आ रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ क्या कहते हैं, इनको कुछ अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है नई-नई, इनको कुछ जॉब्स वगैरह मिल रही है यहाँ पर, तो इसलिए ये यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए प्रवासी लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर आते हैं। तो अगर कोई प्रवासी मान लीजिए मैं भारतीय हूँ और अगर मैं अमेरिका जाती हूँ, तो मैं जो है अपनी संस्कृति का एक हिस्सा अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो ऐसे में मैं अमेरिका में भी जो लोगों से मिलूँगी, उनको बताऊँगी कि मैं भारतीय हूँ, मेरी जो संस्कृति है वो ऐसी है। तो उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब टेंडेंसी होती है कि वो अपना अलग समुदाय बना लें, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे शब्दावली में दिया हुआ है कि स्वरूप समाज क्या होता है और प्रवासी क्या होते हैं, यानी माइग्रेंट्स क्या होते हैं। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एक ऐसा समाज जिसमें समान प्रकार के लोग होते हैं, विशेष रूप से जहाँ कोई जातीय विभिन्नता नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। और प्रवासी वह लोग होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो किसी देश या क्षेत्र से किसी अन्य देश या क्षेत्र में आमतौर पर काम या अन्य आर्थिक अवसरों के लिए आते हैं।